नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ में। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पाक में अमेरिका के खिलाफ आंदोलन। पाकिस्तान के कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी जमात ए इस्लामी ने अमेरिका राजदूत को देश में निकालने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दी है। पार्टी के चीफ सिराज उल हक ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताकर हमारी तौहीन की है, लिहाजा पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को फौरन देश से निकाल देना चाहिए। पिछले साल फ्रांस में आपत्तिजनक मज़हबी कार्टून के मामले में हर तहरीक ए तबेक TLP ने फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग की थी। इस दौरान हुई हिंसा में 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है। जमात ए इस्लामी ने चीफ सिराज उल हक ने सोमवार को कहा है कि आखिर अमेरिका के किस बात का गुरूर है। पाकिस्तान का एक आज़ाद मुल्क है, हम पाकिस्तान लोग उसमें नौकर वही हैं। देश के पूर्व और वर्तमान हुक्मरानों में मेरी अपील है कि वो हर हालत में अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हरकत का खुलकर विरोध करें। हमारे देश में अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसे फौरन यहाँ से निकाला जाए। बिल्किस गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर SC में सुनवाई। बिल्किस रानो रेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच CBI ने की थी, इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती। दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दाखिल किया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही दोषियों को रिहा किया जाएगा। रिमिशन पॉलिसी के तहत सब दोषियों को जेल से छोड़ा गया है। इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का दुरुपयोग है। किसी बाहरी व्यक्ति के आपराधिक मामले में दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता, इसलिए याचिका खारिज की जाए। गुजरात सरकार ने ये फैसला CRPC की धारा 433-433A के तहत लिया है। CRPC की इन 2 धाराओं के तहत संबंधित राज्य सरकार किसी भी दोषी के मृत्युदंड को किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। इसी तरह उम्र कैद को भी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद माफ कर सकती है। 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर NI का छापा। देश भर में 5 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI की छापेमारी चल रही है। यहाँ छापेमारी दिल्ली, पटना, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के 40 ठिकानों पर की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर के उभरते नेक्सस को खत्म करने के लिए ये रेड डाली गई है। पटना में फुलवारी शरीफ गजवा-ए-हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर NI ने रेड मारी है। उसके घर से बाहर भारी संख्या पुलिस बल मौजूद है। दानिश के पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वह गजवा-ए-हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। हरियाणा में झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर NIA छापेमारी की। मंगलवार सुबह 4 बजे जांच एजेंसी पुलिस के संग नरेश सेठी के घर पहुंची। सेठ की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को खंगाला गया है। उनके घर वालों से पूछताछ की गई है। गैंगस्टर सेठी हत्या, फिरौती समेत अन्य कई संगीत मामलों में शामिल रहा है। वही अभी तिहाड़ जेल में बंद है। हिमाचल बीजेपी के टिकट फाइनल। हिमाचल बीजेपी के टिकट आज फाइनल हो जाएंगे। शाम 4 बजे से पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होगी, जिसमें कैंडिडेट्स और अंतिम मुहर लगेगी। मीटिंग के बाद शाम तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाने के बाद उम्मीद है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण और BS संतोष शामिल रहेंगे। उधर प्रत्याशियों के ऐलान में पहले ही हिमाचल के लोगों को भाजपा ने एक सरप्राइज दे दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये लगभग तय हो चुका है कि पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, शर्ते आखिर समय में PM नरेंद्र मोदी इसमें बदलाव ना कर सके। राम रहीम की पैरोल का चुनाव कनेक्शन सामने आया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के हरियाणा में पंचायत चुनाव कनेक्शन सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम से राम रहीम ने सोमवार को पहले ऑनलाइन सत्संग किया। इसके पता चलता है कि पंचायत चुनावों की उम्मीदवार समर्थन मांगने उसके सत्संग में पहुंच गए हैं। ये सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद पदों के दावेदार उम्मीदवार थे। राम रहीम ने कहा है कि उनका पूरा आशीर्वाद हरियाणा के CM मनोहर लाल के विधानसभा में क्षेत्र करनाल के नगर निगम चेयरमैन रेणु बाला गुप्ता और
सीनियर मेयर को डिप्टी के मेयर में हाजिरी लगवाने पहुंचे। तीनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने राम रहीम के ऑनलाइन ही आशीर्वाद लिया। राम रहीम सोमवार को करीब 2 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया। वे सत्संग में प्रवचन करते हुए खुद को संत के उपाधि दे रहे थे। साथ ही जब उन्होंने प्रेमियों यानी श्रद्धालुओं की वार्तालाप की तो करनाल के डेरा सच्चा सौदा आश्रम के सीनियर मेयर राजेश ने कहा है कि डेरा में मैं पुराना जुड़ा हूँ। सिसोदिया ने 9 घंटे चली सीबीआई पूछताछ। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ खत्म हो गई। सीबीआई ने सोमवार को उनसे करीब 9 घंटे तक सवाल की पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की सलाह दी है। साथ ही सीएम बनने का ऑफर भी दिया, जिसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सिसोदिया ने दावा किया सभी केस फर्जी हैं। सीबीआई ने मुझे मामले से पूछताछ के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया के तहत बुलाया था। मुझसे कहा है कि अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हो तो ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे। डिप्टी सीएम बोले, इस पर मैंने कहा है कि केस तो बेबुनियाद है तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो मुझे जवाब मिला है कि सत्येंद्र जैन भी तो फर्जी केस में, लेकिन वो भी 6 महीने से जेल में बंद हैं। रेप के आरोपी सीनियर आईएएस जितेंद्र नारायण सस्पेंड। सीनियर आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को केंद्र सरकार ने सोमवार को सस्पेंड कर दिया। नारायण पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य सचिव रहने के दौरान 21 वर्षीय युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक घटना अप्रैल मई की है, जो उसने अगस्त में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। तो 1990 बैच के आईएएस नारायण घटना के 3 महीने पहले अंडमान निकोबार में पूर्व मुख्य सचिव थे। वर्तमान में वे दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एमडी थे। इसके अलावा एक अन्य आरोपी आरएएल ऋषि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही लेबर ऑफिसर के रूप में तैनात है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी के मुताबिक युवती ने 22 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया है। मेरठ की हवा देश की सबसे जहरीली मेरठ की हवा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की गई। 162 शहरों की सूची में मेरठ नंबर 1 पर है। मेरठ की हवा सबसे जहरीली है। सोमवार को मेरठ के औसत में AQI 399 रहा तो शाम ढलते ही 345 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा प्रदूषण गंगानगर में निकाला। दिवाली पर यह प्रदूषण बढ़ने के आसार है। पूरे NCR के लेकर मेरठ में सटे वेस्ट यूपी के जिलों में इस समय बेहिसाब निर्माण कार्य हो रहे। प्रदूषण बढ़ने से बड़ा कारण निर्माण कार्य है। ऊंची इमारतों के अलावा गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ मेट्रो रैपिड रेल कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे सहित अन्य विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है। ये प्रतिबंधित कंडम वाहन मेरठ की सड़कों पर धरले से दौड़ रहे हैं। जुगाड़ से लेकर खटारा बसों से उड़ता धुआं हवा में बेंजीन सल्फर जैसे हानिकारक तल बढ़ाकर उसे जानलेवा बना रहे हैं। वाहनों को लोड सड़कों पर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया एशिया कप का खेलना पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसकी पुष्टि एशिया क्रिकेट काउंसिल ACC के प्रेसिडेंट जयशर ने की है। उनका कहना है कि 2023 एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान ही नहीं होगा। भारत के आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान के मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 2008 में मुंबई में हुई आतंकी हमलों के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई है। तब से दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर खेलती आई है, वो भी ICC और ACC के इवेंट में। दोनों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2013 में खेली गई थी। दिवाली में एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। एशिया क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट ने मंगलवार को AGM के बाद कहा है कि एशिया कप 2023 को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। सरकार हमारी टीम के पाकिस्तान जाने की अनुमति पर फैसला करती है तो यह नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 2023 एशिया कप के लिए यह तय किया गया है कि टूर्नामेंट एक न्यूट्रल वेन्यू आयोजित किया जाएगा। जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI टीम के इंडिया को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है। ऊंचाई का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 सालों के लंबे गैप के बाद फिल्म मेकर सूरज बरजात्या का एक अपनी नई फिल्म ऊंचाई के बाद तैयार है। 18 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, सारिका, परिणीति चोपड़ा, डैनी डेंजोगप्पा, नफीसा अली और नीना गुप्ता अहम रोल निभाते नजर आएंगे। 2 मिनट 57 सेकंड के इस ट्रेलर में 4 दोस्तों की कहानी दिखाई गई जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। उनमें एक दोस्त
की मौत हो जाती, जिसके बाद तीन दोस्त अपने दोस्त का सपना पूरा करने के माउंट एवरेस्ट के ट्रैक पर निकल जाते हैं। अब ये सीनियर सिटीजन किस तरह से पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। फिल्म की कहानी दोस्ती बॉन्डिंग पर आधारित है। सूरज बरजात्या की ये मल्टी स्टार फिल्म 11 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।